हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल डियर मैंक सर पर। तो दोस्तों, हमेशा की तरह आपकी बहुत ही ज़्यादा मस्ट इंपॉर्टेंट जीके की क्लास यहाँ पर चलने जा रही है। तो भैया, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग क्लास को एंड तक देखिएगा। हर एक प्रश्न बताने का प्रयास कीजिए, जिससे कि आप सबकी जो तैयारी है काफ़ी अच्छे से चल सके। तो आप सभी को मेरा साथ देना है, यहाँ पर एंड तक आप सभी को जुड़े रहना है, जिससे कि आप सभी की तैयारी जो है अच्छे से हो सके। भैया चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इसकी क्लास को। ठीक है, आप सभी लोग पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे कंसंट्रेशन के साथ इस क्लास को अटेंड करिए। बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है भैया। आप सभी लोग यहाँ पर जुड़े रहें, ध्यान से देखिए हर एक प्रश्न। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है भैया, आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए कि भारत में सर्व शिक्षा अधिनियम कब लागू किया गया। सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए, भारत में सर्व शिक्षा अभियान कब चालू किया गया। ठीक है, बटन ऑफ कर दें। ठीक, सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। ये दोस्तों, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि भारत में सर्व शिक्षा अभियान, जो कि भारत का एक बहुत ही अच्छा अभियान था, ये जो है सन 1999 2000, जितने भी लोग बता रहे हैं गलत है भैया। जितने भी लोगों ने सन 2000 से लेके 2001 ईस्वी को चुना है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे भैया। ये जो है पूरे देश में लागू किया गया था, जिसमें राज्य सरकारों की भी सहायता ली गई थी, जिससे कि देश के कोने कोने में ये अभियान चालू किया जा सके। क्योंकि देखिए, देश जो है कई राज्यों से मिलकर बना होता है। एक देश में कई राज्य होते हैं, और राज्य सरकारों की जब सहायता ली गई तो ये पूरे देश में बहुत ही आसानी से चलाया जा सका। तो आपको ध्यान में रखना है 2000 ईस्वी से 2001 ईस्वी में। जी हाँ, आप सभी का यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भैया। तीसरा ऑप्शन जितने भी लोगों ने बताया है बिल्कुल करेक्ट है। 2001 और 2000 से 2001 के बीच जो है सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया था। चलिए इसी के साथ हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, ध्यान से देखिए और बताने का प्रयास कीजिए भैया, आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। आपसे पूछा जा रहा है कि कमांड कंट्रोल प्लस भी का प्रयोग किया जाता है, कैसे किया जाता है, क्या किया जाता है कंट्रोल प्लस भी। यदि आप हल्का भी, थोड़ा सा भी जानकारी रखते हैं कंप्यूटर के क्षेत्र से, बहुत ही आसान है। कोई भी चीज है, मान लीजिए आप माउस के माध्यम से, कंप्यूटर का जो माउस होता है, ठीक है, माउस के क्या करेंगे, इस पे आके इसको पूरा सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करके इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करके आप इसको यहाँ पर भी, कहीं पर भी पेस्ट कर सकते हैं। उसमें आपको कौन से की जरूरत पड़ेगी, कंट्रोल के साथ आपको भी टीपना है, उसके साथ आप पेस्ट कर सकते हैं। मतलब कि पेस्ट करना जितने भी लोग बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। किसी भी टेक्स्ट हो गया, जी हाँ भैया, कोई भी टेक्स्ट हो गया, आप उसको कॉपी करके या कट करके कहीं पर भी पेस्ट कर सकते हैं कंट्रोल प्लस भी के माध्यम से। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया। अगला प्रश्न आप सभी के सामने आने वाला है, ध्यान से देखिए। आपसे पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न आपके सामने है। तो राष्ट्रपति को राष्ट्रपति की पद दिलाने वाला व्यक्ति जो होता है, वह होता है भारत का मुख्य न्यायाधीश। कौन होता है भैया, भारत का मुख्य न्यायाधीश। जितने भी लोगों ने यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन चुना है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, ध्यान से देखिए। आपके ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, ध्यान से देखिए। मौलिक अधिकार प्रतिस्थापित है, मौलिक अधिकार प्रतिस्थापित है कब, भाग 2 के अकॉर्डिंग अनुच्छेद 5 से 11 में, या भाग 3 के अकॉर्डिंग अनुच्छेद 12 से 35 में, यदि भाग 4 के अकॉर्डिंग अनुच्छेद 36 से 51 में, या तो भाग 4 के का में अनुच्छेद 51 के का में। तो भैया आपको ध्यान में रखना है, मौलिक अधिकार जो होते हैं, आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान से देखना है। मौलिक अधिकार जो होते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार हैं, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में है, जो कि अनुच्छेद भाग 3 में है, जो कि अनुच्छेद 12 से 35 तक माने जाते हैं। जी हाँ भैया, भारतीय संविधान के भाग 3 में,
भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक माने जाते हैं। ठीक है, इसे आप लोग बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो राज्यों में जो है हर व्यक्ति को स्वतंत्रता से जीने का अधिकार प्रदान करते हैं। ठीक है, इसे बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने आ चुका है, ध्यान से देखिए, आप लोग बताने का प्रयास कीजिए कि भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है। जी हाँ भैया, भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है? तो आपको ध्यान में रखना है, भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम है परम 8000। जी हाँ भैया, परम 8000। जितने भी लोगों ने बताया है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। और इस सुपर कंप्यूटर में टोटल 64 सीपीयू का यूज किया गया था। कितने भैया? 64 सीपीयू का यूज किया गया था। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये सुपर कंप्यूटर में 64 सीपीयू का प्रयोग किया गया था। और आपको पता होना चाहिए इसका अनावरण कब किया गया था। इसका अनावरण किया गया था सन 1991 ईस्वी में। और इसे बनाने वाली कंपनी का क्या नाम है? इसे बनाने वाली कंपनी का नाम है सी डैक। क्या है भैया? सी डैक नाम की एक कंपनी थी जिसने इस कंप्यूटर को बनाया था। सन 1990 ईस्वी में बनाया था और सन 1991 ईस्वी में जो है इसे लॉन्च किया गया, इसे अनावरण किया गया, जिसे हम लोग परम 8000 के नाम से जानते हैं। परम 8000 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, लिनक्स क्या है भैया? लिनक्स क्या है? एक प्रकार का ये क्या है? एक प्रकार का ये ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कंप्यूटर की विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों को कंट्रोल करने में सहायता प्रदान करता है। तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर ए को चुना है भैया, आप सभी का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, ध्यान से देखिए क्या पूछा जा रहा है। भारत में वर्तमान सेना प्रमुख जनरल का क्या नाम है? संदीप, सभी लोग देखिए ध्यान से बताने का प्रयास कीजिए, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा महेश्वरी। तो भैया यहाँ पर जितने भी लोग देखिए, तो आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में वर्तमान सेना प्रमुख, वर्तमान सेना प्रमुख है जनरल का नाम है, तो उस व्यक्ति का नाम है मनोज। जी हाँ भैया, जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। जितने भी लोगों ने बताया है जी बिल्कुल आप करेक्ट हैं। जितने भी लोगों के ऑप्शन नंबर बी आ रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, ध्यान से देखिए। बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था को किसने समाप्त किया? भैया बंगाल की यदि बात करें, दोहरी शासन व्यवस्था को किसने समाप्त किया? तो भैया यहाँ पर वारन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड क्लाइव या लॉर्ड डलहौजी। तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर लॉर्ड हेस्टिंग को, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, ध्यान से देखिए क्या पूछा जा रहा है। किस संगीतकार को मिर्जी म्यूजियम अवार्ड 2020 में म्यूजिक कंपोजर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया? रिलैक्स, बिल्कुल हल एक प्रश्न आपको ध्यान से देखना है, बीच में स्किप नहीं करना है भैया। रमा, चलिए बताने का प्रयास कीजिए, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भैया देखिए, ऑप्शन ए प्रीतम चक्रवर्ती, प्रिया चक्रवर्ती, अमृता नारंग या प्रतिभा प्रियदर्शी। तो भैया यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर पहले को चुना है। खुद को आपको पहचानना है, हर एक प्रश्न देखना है और बताना है। तो भैया प्रीतम चक्रवर्ती की यदि बात करें तो इन्हें जो है मिर्जी म्यूजियम अवार्ड 2020 के म्यूजिक कंपोजर ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित किया गया। और इसी समय यदि बात करें भैया म्यूजिक ऑफ द ईयर, जी हाँ भैया, म्यूजिक ऑफ द ईयर किसे चुना गया था? तो इस चुना गया था कलंक को। जी हाँ भैया, कलंक को जो है म्यूजिक ऑफ द ईयर चुना गया था। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और एल्बम ऑफ द ईयर, एल्बम ऑफ द ईयर किसे चुना गया था? एल्बम ऑफ द ईयर चुना गया था केसरी को। किसे चुना गया था? केसरी को भी क्या चुना गया था? एल्बम ऑफ द ईयर केसरी को चुना गया था। भैया आप सभी लोग कॉपी पेन साथ में रखिए, जिससे कि एक भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे स्किप ना होने पाए। ठीक है, चलिए किसके मन में क्या है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन आपको जो है पूरा मेहनत से हर एक प्रश्न देखना है, बताना है, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। इग्नू के डिजिटल कोर्स का क्या नाम है भैया? ये क्या नाम है? ई अर्जुन, ई ज्ञान, ई आर्यन, ई रमन। तो
तो भैया ई ज्ञान बताने वाले जितने भी लोग हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर होता क्या है, स्टूडेंट्स के लिए वीडियोज प्रोवाइड किए जाते हैं जो कि आपके यूट्यूब वगैरह पर आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जितने भी लोगों ने बताया है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, डिजिटल कोर्स का नाम ई ज्ञान है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, कौन सा नाम महिला क्रिकेट से संबंधित नहीं है? महिला क्रिकेट से संबंधित नहीं है तो भैया झूलन गोस्वामी की बात करें तो यह एक भारतीय प्लेयर हैं। जी हाँ, वुमेन्स क्रिकेट बहुत ही अच्छी तरीके से ये खेलती हैं। हरमनप्रीत कौर की बात करें तो यह पंजाब से रिलेट करती हैं और यह जो है इंडिया टीम की कप्तान भी हैं। और यहाँ पर मिताली राज की बात करें तो ये भी जो है इंडिया टीम की पूर्व कप्तान है, अब ये रिटायर हो चुकी है, मतलब ये जो है अब क्रिकेट नहीं खेलती, इन्होंने संन्यास ले चुका है क्रिकेट से। तो ये तीनों के तीनों जो है क्रिकेट जगत से संबंधित है। लेकिन वहीं यदि हम बात करें दीपिका कुमारी जी की, जी हाँ भैया, वहीं यदि हम बात करें ऑप्शन नंबर दीपिका जी की तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर दीपिका कुमारी की यदि बात करें भैया तो ये बिल्कुल राइट है, क्योंकि ये जो है क्रिकेट से संबंधित नहीं है, ये तीरंदाजी से संबंधित है। किस चीज से संबंधित है? तीरंदाजी से। ठीक है, तीरंदाजी से संबंधित है। और आप सभी को एक चीज और ध्यान में रखना है भैया, आप सभी को एक चीज और ध्यान में रखना है कि इनके जो पिता थे, दीपिका कुमारी जी के जो पिता थे, ये एक रिक्शा चालक थे, वे रिक्शा चलाते थे, लेकिन इन्होंने अपने दम पे अपने परिवार का नाम रोशन किया। बहुत ही बहादुर थी। और आपको पता होना चाहिए सन 2006 ईस्वी में, सन 2006 ईस्वी में इन्होंने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता। भारत के लिए क्या जीता? स्वर्ण पदक जीता। यह भारत की दूसरी महिला बनी जो विदेश में जाकर स्वर्ण पदक जीती। और 2010 में जो है इन्होंने एशिया गेम्स में कांस्य पदक जीता। ये सब चीजें इनके नाम है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं भैया। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, बहुत ही डीपली आपको हर एक प्रश्न देखना है, कॉपी पेन साथ में रखना है, कुछ भी इंपॉर्टेंट लगे उसे नोट जरूर करिए। ठीक है, डोगरी भाषा भारत के किस राज्य से संबंधित है? पहले सभी को ध्यान में रखना है, भारत में जो है कोई भी राष्ट्रभाषा के रूप में नहीं जाना जाता है। कहने का मतलब मेरा ये है कि भारत में यदि आपसे कोई पूछे, यदि कोई आपसे ऐसा क्वेश्चन करे कि भारत की राष्ट्रभाषा क्या है, तो इसका कोई आंसर नहीं है, क्योंकि भारत में टोटल 22 भाषाओं को जो है दर्जा मिला है, लेकिन एक भी भाषा ऐसी नहीं है जिसे हम बोल सकते हैं ये हमारी राष्ट्रभाषा है। वैसे तो बोला जाता है हिंदी ज्यादातर, लेकिन साउथ इंडिया जो अपने भारत का निचला हिस्सा है, साउथ इंडिया, वहां के लोग हमेशा ऑब्जेक्शन करते रहते हैं। यदि हिंदी को राष्ट्रभाषा जब भी घोषित किया जाता है तब ये लोग ऑब्जेक्शन करते हैं, इसीलिए अभी तक हिंदी को जो है राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिला है। यहाँ पर टोटल 22 भाषाएं जो है बोली जाती हैं भारत में। और आप सभी को पता होना चाहिए वर्ष 2001 में जो है अनुच्छेद 8 में, जी हाँ, अनुच्छेद 8 में जो है 8वीं अनुसूची में जो है भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है सन 2001 में टोटल 22 भाषाओं को जो है दर्जा दिया गया, जिसमें से डोगरी भाषा भी उस समय शामिल हुई, जो कि ये जम्मू और कश्मीर, जो कि दोनों ही केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पर ये भाषा बोली जाती है। डोगरी भाषा भारत के किस राज्य में बोली जाती है? जम्मू कश्मीर, जो कि दोनों के दोनों क्या है? दोनों के दोनों केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पर जो है ये डोगरी भाषा बोली जाती है। चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, अफ्रीकी भाषा का प्रयोग मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है? बताइए, अफ्रीकी भाषा का प्रयोग मुख्य रूप से कहां पर किया जाता है? तो भैया अफ्रीकी भाषा का प्रयोग मुख्य रूप से आपके दक्षिण अफ्रीका में भी किया जाता है और उत्तरी अफ्रीका में। जी हाँ भैया, दक्षिणी अफ्रीका और उत्तरी अफ्रीका दोनों जगहों पर जो है अफ्रीकी भाषा का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बताने वाले हमारे जितने भी दोस्त हैं बिल्कुल करेक्ट हैं आप सभी लोग। चलिए इसी के साथ हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। जी हाँ भैया, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम कब पारित हुआ? जी हाँ भैया, आप सभी लोगों ने नरेगा के बारे में सुना होगा। ठीक है, नरेगा के बारे में सुना होगा। तो ये पारित हुआ था सन 2005 और 6 ईस्वी में। जिनको भी नहीं पता है बिल्कुल करेक्ट कर लें। और आपको ध्यान में रखना है ये 2005-6 में लागू हुआ था, पारित हुआ था। लेकिन 2010 की यदि बात करें, 2010 में मनरेगा कर दिया गया, इसका नाम बदल कर मनरेगा कर दिया गया। ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है।
अगला प्रश्न आप सभी के सामने आ चुका है, ध्यान से देखिए। एनसीईआरटी के वर्तमान निदेशक कौन है? तो आप सभी को ध्यान में रखना है, एनसीईआरटी के वर्तमान निदेशक की बात करें तो ऋषिकेश सेनापति यहां पर आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ऋषिकेश सेनापति यहां पर जितने भी लोगों ने बताया है बिल्कुल करेक्ट है। आप सभी को पता होना चाहिए एनसीईआरटी की स्थापना क्यों की गई। तो जो विद्यालयी शिक्षा होते हैं इसमें क्या सुधार किया जा सकता है, इसमें देख रेख, मतलब इसकी सिंपल सी भाषा में यदि बात करें तो इसकी पूरी देख रेख, इसकी देखभाल, इसमें क्या सुधार किया जा सकता है, इसके लिए जो है इसकी स्थापना की गई। ठीक है, आप सभी को ध्यान में रखना है वर्तमान में जो है इसके निदेशक का नाम है ऋषिकेश सेनापति। और एनसीईआरटी का फुल फॉर्म आप सभी को पता होना चाहिए, जितने भी लोग नहीं जानते हैं इसे जरूर जान लें। ठीक है, जितने भी लोग नहीं जानते हैं इसे जरूर जान ले भैया। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। जी हाँ भैया, इसे आप लोग जरूर ध्यान में रखिए। चलिए मैं लिख देता हूं, आप सभी लोग बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। नेशनल, सी का मतलब हो गया काउंसिल ऑफ, ई का मतलब सभी लोग जानते हैं एजुकेशन हो जाएगा, और आर का मतलब हो गया भैया रिसर्च, और भैया एंड लगाना है फिर इसके बाद, और टी का मतलब हो गया ट्रेनिंग। ठीक है भाई, इसे आप सभी लोग कहीं पर नोट कर लीजिए। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इसका फुल फॉर्म है। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ भैया। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, ध्यान से देखिए। हो सकता है भैया आपको थोड़ी सी हमारी राइटिंग जो है कम समझ में आती हो, लेकिन थोड़ा सा क्या है कि हमारा डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाने का उतना आदत नहीं था, अभी हाल ही में हमने शुरू किया है तो धीरे धीरे अब सही हो जाएगा। चलिए, यहां पर आपसे पूछा जा रहा है एडू सेट लॉन्च किया गया, ये क्या है भैया? ये शिक्षा से मतलब पूरी तरीके से शिक्षा पे बेस्ड एक प्रकार की सैटेलाइट थी। और आप सभी को पता होना चाहिए ये जो है 20 सितंबर को लॉन्च किया गया था। 20 सितंबर सन 2004 ईस्वी को इसे लॉन्च किया गया था। तो जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर डी को बताया है, जी हाँ भैया, आप सभी लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, ध्यान से देखिए। मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? यकृत, अग्नाशय, तिल्ली या पित्ताशय? तो भैया मानव शरीर का यदि बात करें अग्नाशय, तो यह सबसे अधिक मात्रा में इंसुलिन पैदा करता है। बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे आप सभी लोग बी वाले। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि 22 भाषाओं को। ठीक है, मूल रूप से तो 14 भाषाएं हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर यदि देखा जाए तो 22 भाषाओं को जो है भारतीय संविधान में जो है मान्यता प्रदान की गई है। बिल्कुल करेक्ट है, मूल रूप से 14 भाषाएं हैं लेकिन आधिकारिक तौर पर 22 भाषाएं हैं, जो कि आपको मैंने बताया है कि विश्व भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में सन 2001 में इसे सम्मिलित किया गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है भैया। प्रथम भारतीय महिला ओलंपिक पदक विजेता कौन है? मैंने आपको इसके बारे में कई बार बताया, यदि आप हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं तो आपको मैंने बिल्कुल बताया है। आपको बिल्कुल करेक्ट कर लेना है कर्लम मल्लेश्वरी को, जो कि भरतोल्यम नामक एक गेम होता है उसको खेलती थी। आप सभी को पता होना चाहिए, जिसमें एक चक्का होता है, रबड़ और प्लास्टिक और नायलॉन मिक्स चक्का, थोड़ा भारी होता है। लड़कियों के लिए 1 केजी का होता है और लड़कों के लिए लगभग 1.5 से 2 केजी का होता है, जिसमें ऐसे ऐसे चक्का पकड़ते हैं और ऐसे राउंड करके फेंकना रहता है। उसमें थोड़ा हाथ का बाउंडेशन भी रहता है, हाथ मतलब सीधा आपका रहना चाहिए, बैंड नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो ये सब लीगल कुछ उसमें रूल्स हैं, तो इसे ध्यान में रखना है। इन्होंने जो है सबसे पहले ओलंपिक में पदक विजेता बनी, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, ध्यान से देखिए। देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस से, फुटबॉल से, क्रिकेट से या हॉकी से? तो मेरे भाई देवधर ट्रॉफी की बात करें तो यह भारत में हर वर्ष बीसीसीआई के द्वारा किया जाता है। ये 50 ओवरों का नॉकआउट मुकाबला होता है। ये क्रिकेट से संबंधित है, जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर सी को चुना है। ठीक है, चलिए
अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता है? जी हाँ मेरे भाई, सार्वभौमिक दाता है। चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू में इसको समझाते हैं आपको। जैसे मान लीजिए ये रवि है और ये अनुज है, ठीक है, ये रवि है, ये अनुज है, और आपको पता होना चाहिए यहां पर पूछा जा रहा है कि सार्वभौमिक दाता कौन है। तो मान लीजिए यहां पर ये जो ओ पॉजिटिव है, ये रवि जो है, सॉरी ये जो अनुज है, अनुज ओ पॉजिटिव, इसका ब्लड ग्रुप क्या है? ओ पॉजिटिव है। और ये रवि क्या है? रवि का ब्लड ग्रुप कोई भी मान लो, इसका ए बी प्लस मान लो, या आप बी प्लस मान लो, या आप कुछ भी इसका मान लो, बी पॉजिटिव मान लो, ये कुछ भी हो, तो ये जो है सबको मतलब अपना रक्त ग्रुप दे सकता है। मतलब तो यहां पर जितने भी लोगों ने ओ पॉजिटिव को बताया है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। मैं आपको एक बार फिर से क्लियर करता हूं, यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता, मतलब सभी को वह अपना रक्त दे सकता है। बहुत ही बढ़िया, जितने भी लोगों ने ओ पॉजिटिव बताया है इसका ब्लड ग्रुप कोई भी ब्लड ग्रुप में लग जाएगा, मतलब ये सबको अपना ब्लड ग्रुप प्रदान मतलब दे सकता है। वहीं बात करें ए बी पॉजिटिव की, ये भी बहुत ही शानदार ब्लड ग्रुप है। इसके पास प्लस पॉइंट ये रहता है कि यदि इसको खून की जरूरत है, मान लीजिए हमें जो है हमारा ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव है और हमें ब्लड ग्रुप की जरूरत है, तो हम किसी का भी ब्लड ग्रुप ले सकते हैं, हमारे ऊपर कोई भी ब्लड ग्रुप सूट कर जाएगा। तो ए बी पॉजिटिव वाले बहुत ही समझ लो लकी होते हैं। और वहीं ओ पॉजिटिव वाले एक प्रकार से दानवीर कर्ण होते हैं। मतलब कर्ण इसलिए मैं बोल रहा हूं, कर्ण सबसे बड़ा दानी था क्योंकि उसने अपना कवच तक दान कर दिया था। वैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन ओ पॉजिटिव इसलिए सर्वदाता है क्योंकि इसका ब्लड ग्रुप किसी के भी ब्लड ग्रुप पर सूट कर जाएगा। किसी को रक्त की जरूरत होगी तो ओ पॉजिटिव अगर किसी का है तो भैया वो सबको अपना ब्लड ग्रुप दे सकता है। चलिए यहां पर आप सभी को टिक कर लेना है ऑप्शन नंबर डी को, जितने भी लोगों ने बताया है रक्त समूह सार्वभौमिक दाता है, तो भैया ओ पॉजिटिव बिल्कुल राइट कर लीजिए। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, ध्यान से देखिए भैया, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की, समय की, तीव्रता की, या चाल की? तो भैया प्रकाश वर्ष की बात करें तो दूरी की इकाई है। और प्रकाश वर्ष की चाल बहुत डिटेल्स में मैं नहीं बताऊंगा, मैं बस आपको इतना बताऊंगा, यदि आपको यहां से सूर्य तक जाना हो तो आपको कितना समय लग जाएगा? बहुत समय लग जाएगा। कोई भी आज के समय में, आधुनिक युग में जितने भी साधन हैं जाने के, चाहे वो रॉकेट, मिसाइल, कुछ भी हो गया, एरोप्लेन हो गया, कुछ भी हो गया, वैसे भी वहां तक जा नहीं पाएगा, जल जाएगा। कुछ भी हो, वहां तक जाने में कई महीने लग जाएंगे। लेकिन प्रकाश वर्ष की चाल इतनी तेज है, जैसे मान लीजिए बस मैं यहां से यहां आया ना, बस थोड़ी दूर चला, 1 से 2 सेकंड में मैं यहां से वहां गया, तो इतने देर में उसकी चाल इतनी तेज है कि इतने देर में वो सूर्य तक, मतलब 3 सेकंड में, 1 से 3 सेकंड के बीच में वह सूर्य तक गति कर सकता है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक होता है, बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है, बिल्कुल राइट कर लीजिए यहाँ पे। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, ए हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक कौन है? तो ए हिंदी व्यू ऑफ लाइफ के लेखक, जिनका जो है 5 सितंबर के दिन बर्थडे पड़ता है, जिसे हम लोग किस रूप में मनाते हैं? जिसे हम लोग मनाते हैं किस रूप में? उपना नहीं है भैया, आप सभी को एंड तक जुड़ना है, बस 2 प्रश्न और बचे हैं। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनका जन्म 5 सितंबर को पड़ता है, जो टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है, भैया आप सभी लोग बिल्कुल राइट कर लीजिए। सी बताने वाले बिल्कुल करेक्ट हैं। ठीक है, चलिए पेंट गिफ्ट यहाँ पर आप लोग टीचर को देते हैं इस दिन, कुछ भी फंक्शन छोटे मोटे होते हैं स्कूल में, आपको यहाँ पर टिक कर लेना है। और भैया आपको एक चीज और ध्यान में रखना है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जो है ये भारत के, जी हाँ भैया, भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी रह चुके हैं और प्रथम उपराष्ट्रपति हैं। भैया प्रथम क्या है? प्रथम क्या है? प्रथम उपराष्ट्रपति है, प्रथम उपराष्ट्रपति है। और ये दूसरे जो है राष्ट्रपति हैं, दूसरे क्या हैं? दूसरे राष्ट्रपति हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। चलिए भारत की अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, एशियन ड्रामा, जी हाँ भैया, एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो भैया इसके पुस्तक के लेखक है गुरनार मेडल। जी हाँ भैया, गुरनार मेडल यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट कर लीजिए। और इनकी जो मृत्यु हुई है, इनकी मृत्यु हुई है 16 मई को,
16 मई को हुई है सन 1987 ईस्वी को। ठीक है, ये जो है कौन है, एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक हैं, जिसके ऊपर कई सारे मूवी और धारावाहिक भी बन चुके हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, एग मार्क का अर्थ क्या है भैया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, किसानों से रिलेटेड है। आप सभी में काफी लोग किसान से रिलेट करते हैं, मुझे आपको इतना तो पता है भैया। और आपको ध्यान में रखना है, इसके बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। एग मार्क का अर्थ होता है खाद्य पदार्थों का प्रमाण चिन्ह। मतलब अगर किसी भी बोरी पर, किसी भी जिस चीज में आपका खाद्य पदार्थ हो, यदि उस पे एक मार्क का चिन्ह लगा है, तो इसका मतलब ये माना जाता है कि काफी हद तक वह कुछ शर्तों पर वो खाद्य पदार्थ बिल्कुल शुद्ध है, बिल्कुल सही है। तो ये एक प्रकार का बहुत ही अच्छा मार्का होता है एक मार्क का। इसका अर्थ यही होता है खाद्य पदार्थों का प्रमाणन चिन्ह। तो जितने भी लोगों ने डी बताया है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों इसी के साथ जो है आज की ये क्लास आप सबकी यहीं पर समाप्त होती है। और आप सभी को आज की ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और जितने भी लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं भैया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और क्लास को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आप लोग क्लास शेयर करेंगे तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, तो आप सभी की क्लासेस डेली बेसिस पर अच्छे से अच्छे तरीके से चलाई जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, गुड बाय।